नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 का अंतिम टॉपिक, जो कल वाले वीडियो में शेष रह गया था, और उसके कुछ टॉपिक्स से संबंधित कुछ एप्लीकेशंस। तो कल का हमारा टॉपिक था संघट्ट, टक्कर या फिर कोलिजन। कोलिजन में हमने ये पढ़ा था कि कोलिजन है वो दो प्रकार की है, इलास्टिक और इनइलास्टिक, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। और प्रत्यास्थ में भी कल हमने पढ़ा था सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर में स्थिति क्या होती है। और सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर में हमने ये सीखा था कि अगर दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं और वो भी एक ही दिशा में टकराते हैं, तो टक्कर होने के बाद भी अगर उनकी पोजीशन एक ही डायरेक्शन में रहे तो ऐसी टक्कर को हमने कहा था सम्मुख टक्कर। हमने ये भी कहा था कि ये पहला पार्टिकल है, इसकी स्पीड u1 है, मास m1 है, इसकी स्पीड u2 मास m2 है। और कोलिजन होने के बाद पहले वाले की स्पीड हो जाती है v1, मास उसका m1, दूसरे वाले की स्पीड हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है v2 और मास उसका m2। हमने ये भी कहा था कि ये कोलिजन होने के बाद फाइनल जो वेलोसिटी है उनके मान हमने कुछ कल डिटरमाइन किए थे। v1 का मान हमने डिटरमाइन किया था 2m2 u2 प्लस m1 माइनस m2 इंटू u1 होल बट्टा में m1 प्लस m2, या इन दोनों के अलग अलग डिवाइड में लिख सकते हो। वहीं हमने v2 का मान रखा था 2m1 u1। याद रखो, अगर भूल भी जाओ तो याद रखने का तरीका है, v1 अगर आता है तो यहाँ m2 u2 आता है, v2 आता है तो यहाँ m1 u1 आता है, और माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस m1 माइनस m2 इंटू, अब u2 बच गया, u2 लिख दिया मल्टीप्लाई में, m1 प्लस m2। ये सूत्र है फाइनल वेलोसिटी के, यानी टक्कर होने के बाद कणों की वेग के सूत्र हैं ये। ठीक है, ये समीकरण 1 या 2 जो भी आप डिटरमाइन कर सकते हो। अब हम स्पेशल कंडीशन इसमें लगा सकते हैं। स्पेशल केस, पहला स्पेशल केस क्या हो जाएगा, देखो, यदि द्वितीय कण स्थिर हो, अर्थात u2 का मान क्या हो, 0, वह m1 बराबर m2 भी हो, कणों के द्रव्यमान भी आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं इफ u2 इज इक्वल टू 0, इफ सेकंड पार्टिकल आर इन रेस्ट में हो भाई, तो क्या कंडीशन हो सकती है। देखो बच्चों, इस प्रकार की कंडीशन है, जैसे ये u2 0 हो जाए, यानी ये रुका हुआ है एकदम से, और पीछे से आके कोई दूसरा टकरा जाए, तो टक्कर होते ही क्या कंडीशन बनेगी, v1 का मान क्या बनेगा, देखो v1 यानी प्रथम कण का वेग, प्रथम कण का किसके बाद है भाई, टक्कर के पश्चात, प्रथम कण का वेग। देखो m1 और m2 दोनों बराबर हैं, मैंने ये कह दिया है, जैसे ही बराबर हुए तो ये टर्म्स 0 हो गई। और मैंने ये भी कहा u2 का मान भी 0 है, तो v1 का मान तो आ गया 0। इस सूत्र में मान रखते ही m2 का मान u2 से, यानी u2 का मान 0 बता दिया मैंने, ये देखो कह दिया सेकंड पार्टिकल 0 है, तो v1 0 हो जाएगा। अर्थात प्रथम कण टक्कर के पश्चात स्थिर हो जाता है such that the first particle get in rest। यहाँ आप लिख सकते हो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कौन से का भाई, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी। इसी प्रकार हम कह देंगे वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल किसके बाद भाई, आफ्टर कोलिजन। तो v2 का मान
द्वितीय कण की टक्कर के पश्चात वेग v2, देखो v2 में मान रखे, देखो m1 माइनस m2, ये तो जीरो हो गया क्योंकि मैंने m1 और m2 दोनों को बराबर बता दिया, समान द्रव्यमान के कण ले लिए। तो ये m1 और ये u1, तो ये आ जाएगा 2m1 u1 बट्टा m1 प्लस m2। इसमें भी मैं कह रहा हूं चूंकि m1 बराबर m2 है तो इसकी स्थिति में ये m1 और m2 दोनों बराबर होते ही 2m1 बन गया, ऊपर 2m1 कैंसिल हो गया, तो v2 किसके बराबर आ गया भाई, u1 के। इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों ये। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है कि सिद्ध कीजिए प्रत्यास्थ टक्कर में, क्वेश्चन कैसा आता है, सिद्ध कीजिए प्रत्यास्थ टक्कर में समान द्रव्यमान वाले कणों के वेग परस्पर बदल जाते हैं। परस्पर बदलने का मतलब अगर पहला कण स्थिर है, पहला कण अगर गतिशील है u1 वेग से, दूसरा स्थिर है, तो टक्कर होने के बाद पहला वाला तो स्थिर हो जाएगा और दूसरा वाला गतिशील हो जाएगा, यानी मूविंग हो जाएगा। किस कंडीशन में, जो स्पीड या जो वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल की थी उसी से दूसरा गति करने लगेगा। मैंने ये अभी कहा है, जैसे मान लो यहाँ कोई एक खड़ा है रेस्ट में, पीछे से आके टक्कर करता है तो पहले वाला यहाँ रुक जाएगा और दूसरा वाला उसी स्पीड से गति करेगा जिस स्पीड से ये गतिशील है। ये इलास्टिक कोलिजन में होता है, क्योंकि जो वाहन वगैरह टकराते हैं वो इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, वो इनइलास्टिक होता है, इसलिए ऐसी कंडीशन उनमें नहीं आती। ऐसी कंडीशन आती है जैसे इलेक्ट्रॉन से दूसरा इलेक्ट्रॉन आके टकराया, प्रोटॉन से दूसरा प्रोटॉन आके टकराता है, तब ये कंडीशंस आती है। तो लिख दो इसमें, अर्थात प्रत्यास्थ टक्कर में, हिंदी मीडियम वाले लिखे भी, अर्थात प्रत्यास्थ टक्कर में समान द्रव्यमान वाले कणों की टक्कर से टक्कर के पश्चात उनके वेग परस्पर बदल जाते हैं। टक्कर के पश्चात उनके वेग परस्पर बदल जाते हैं। 10 इन इलास्टिक कोलिजन, 10 इन इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन ऑफ इक्वल masses of particle after collision their velocities are interchanges या एक्सचेंजेज भी कह सकते हैं, इंटरचेंजेज। तो ये थी पहली एप्लीकेशन। इसी हिसाब से काइनेटिक एनर्जी की ओर देख लो। गतिज ऊर्जाओं का अनुपात नंबर 2, किसका अनुपात भाई, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, किस किस में भाई, हम कह सकते हैं टक्कर के पश्चात, ये पूरा नाम लिखना है, टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, अपॉन बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा। ये सूत्र लिख दो आराम से अच्छे से। तो क्या बन जाएगा, टक्कर के पश्चात, ध्यान से देखो, टक्कर के पश्चात पहला कण तो रेस्ट में आ जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0, दूसरे की कितनी आ जाएगी, m2 और v2 का स्क्वायर बट्टा पहला कण की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 का स्क्वायर, m1 u1 का स्क्वायर। आपको पता है कि v2 का मान कोलिजन के बाद u1 के बराबर हो जाता है, इसका मतलब 1/2 और m2 u1 का स्क्वायर होल बट्टा में 1/2 m1 u1 का स्क्वायर।
हम ये भी कह रहे हैं कि इक्वल मास के हैं, m1 बराबर m2 है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो KF/KI यहाँ भी लिख सकते हो, KF/KI। काइनेटिक एनर्जी टक्कर के पश्चात और टक्कर के F मतलब फाइनल और I का मतलब इनिशियल, इसका मान आ जाता है 1। अर्थात गतिज ऊर्जाओं का अनुपात टक्कर से पूर्व व पश्चात 1 के बराबर आता है। तो ऐसी स्थिति में भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिद्ध कीजिए यदि टक्कर से पूर्व व टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 1 हो तो उनके वेग परस्पर बदल जाते हैं। तो इस कंडीशन में वेग क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए बच्चों, हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल, हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल विच स्टिक्स टुगेदर। तो अब टॉपिक अपने पास है हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन which stick together, यानी कि इनइलास्टिक कोलिजन है और टक्कर होने के बाद वो आपस में चिपक जाते हैं। हम लिख देंगे सम्मुख अप्रत्यास्थ टक्कर जब वे चिपक जाते हैं। आपको पता है चिपकने के पश्चात वो एक संयुक्त रूप से पार्टिकल मोशन करने लगता है। तो हम कह देंगे माना m1 व m2 द्रव्यमान के कण u1 व u2 वेग से गतिशील है, टक्कर के पश्चात संयुक्त रूप से v वेग से गति करने लगते हैं। लेट m1 and m2 mass of two particles moves with u1 and u2 speed, u2 velocity. After collision they stick together and move with v velocity as shown figure। चित्र में देखो भाई कैसा बनेगा चित्र इसका, हम ऐसा चित्र बना देते हैं। ये m1 मास, u1 स्पीड, ये u2 स्पीड वेलोसिटी और m2 मास। कॉलिजन यहाँ पर हो गया, ये 3 लाइनें जहाँ खींच रहा हूँ वहाँ, ये और ये पहला दोनों चिपक जाते हैं और v वेलोसिटी से मूव करते हैं। चिपकते ही दोनों का संयुक्त रूप से मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। अब लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रूल। तो पहले कंजर्वेशन बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से देखते हैं संवेग संरक्षण नियम से क्या आता है। पहले कण का संवेग m1 u1 प्लस दूसरे का है m2 u2 बराबर इसका आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v। ये समीकरण नंबर 1 कह सकते हो आप, कहना चाहो तो।
नहीं कहो तो एक बार और लिख दो, v इज इक्वल टू आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2 बट्टा m1 प्लस m2, ये आ जाएगा 1 नंबर समीकरण। तो संवेग संरक्षण से तो हमें v का मान मिल जाता है, ठीक है। फिर हम इसी में कह देते हैं बाद में और कि भाई u2 तो 0 है, स्पेशल कंडीशन लगा दो इसी में ही कंडीशन और लगा दो, क्योंकि सिंस द्वितीय कण स्थिर है यानी u2 का मान 0 है। सिंस सेकंड पार्टिकल इन रेस्ट, सेकंड पार्टिकल इज इन रेस्ट, u2 0 हो गया। तो जैसे ही 0 हुआ तो इसके नीचे आप लिख दो 0 होते ही u2 की जगह 0 कर दो, तो v का मान आ जाएगा m1 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू u1, क्या आ जाएगा। अब कहते सर ये ऐसे कैसे आ गया, अरे इस u2 की जगह 0 रख के देखो, या अगर पहले से भी u2 0 होता तो भी क्या फर्क पड़ता, यहाँ 0 कर देते, इसकी जगह कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ 0 करते m1 u1 के बट्टा में m1 प्लस m2 आ जाता, क्योंकि कोलिजन होने के बाद तो 0 है नहीं, क्योंकि दोनों संयुक्त रूप से मूव कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। स्पेशल कंडीशन वाला ही लेके चल लेते हैं हर जगह। चलो इसके नीचे हम क्या उतारेंगे, अब हम कह देंगे ये बात कि v का जो मान है वो तो u1 से भी कम हो गया। इन इलास्टिक कोलिजन देखो, ये m1 में m1 प्लस m2 का भाग लग रहा है, तो संख्या 1 से भी छोटी आ जाएगी। अब 1 से छोटी का मतलब पॉइंट अगर 9 भी आ गया मान लो, तो 0.9 इंटू u1 किसका मान है, v का, तो u1 से तो v छोटा हो गया ना, है ना। चलो लिखते हैं, अगर दोनों इक्वल मास के हैं तो वेलोसिटी हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। अब इक्वल मास का हमने कहा ही नहीं अभी तक, कोई कंडीशन लगाई नहीं। देखते हैं, हम कहते हैं देयरफॉर v इज लेस देन u1। क्यों भाई, क्योंकि ये m1 बट्टा जो हम m1 प्लस m2 लिख रहे हैं ये लेस देन 1 है, 1 से छोटा है इसका मान। चलो नेक्स्ट लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा लिखो, टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा बिफोर कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी, इसको KI से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका मान आपको पता है m1 u1 का स्क्वायर ही आएगा। u2 तो 0 है, u2 क्या है, 0 है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी नहीं। समीकरण नंबर 3 दे सकते हो, वह टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा आफ्टर कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा फाइनल काइनेटिक एनर्जी KF बराबर आ जाएगा 1/2 m1 प्लस m2, तो उसका टक्कर के पश्चात दोनों का द्रव्यमान हो गया, टक्कर के पश्चात दोनों का द्रव्यमान, और v वेग से गतिशील है तो इसलिए v स्क्वायर। टक्कर से पहले केवल अकेला u1 ही मूव हो रहा है, ये तो 0 है, तो v की जगह मेरे पास मान रख देंगे k बराबर 1/2 m1 प्लस m2, और इस v की जगह मान है m1 u1 बट्टा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 m1 प्लस m2, और इसका मान आ गया m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर होल बट्टा में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा 1/2
m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर बट्टा आ जाएगा m1 प्लस m2। ये आ गया kf का मान। अब कह देंगे गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, तो क्या आ जाएगा kf अपॉन ki। f इसके पैर में लिखना है थोड़ा। kf का मान है 1/2 m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर बट्टा m1 प्लस m2 होल बट्टा में 1/2 m1 u1 का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान रखें लिखते समय, कई बार भूल हो जाती है। अगर कहीं स्क्वायर भी नहीं लिखा जाए, यहाँ पर भूल गए, यहाँ पर मान लो स्क्वायर भूल गए, इसका होल स्क्वायर करना, तो भी उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा चेक करते चलें कि यहाँ v का स्क्वायर है, इसलिए m1 का भी स्क्वायर होगा, u1 का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर। ये m1 का स्क्वायर हर जगह चलना चाहिए। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, हाफ तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया। m1 और u1 का स्क्वायर, इधर m1 का स्क्वायर है तो मेरे पास उत्तर बच जाएगा kf अपॉन ki इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर इस u1 से कैंसिल, स्क्वायर इस m1 से कैंसिल, हाफ भी इस हाफ से कैंसिल। तो मेरे पास आंसर बच गया m1/m1 प्लस m2। वही कंडीशन आ गई, ये तो लेस देन 1 ही आ गया। ये तो भाई m1 में m1 प्लस m2 का भाग दोगे तो 1 से छोटा आएगा। जब kf का मान और ki का मान लेस देन 1 है, इसका मतलब kf लेस देन ki हो गया। भाई ki ज़्यादा है, इसीलिए तो kf में भाग लगने से 1 से छोटा मान आता है इसका, और kf अगर ज़्यादा होता तो 1 से ज़्यादा आनी चाहिए संख्या। तो हम कह सकते हैं इन इलास्टिक कोलिजन thus the inelastic collision, the kinetic energy after the collision is less than before the collision। ठीक है। अतः टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा का मान प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से सदैव कम होता है। यह कमी ऊर्जा हानि कहलाती है, ऊर्जा हानि के रूप में होती है। This decrease of kinetic energy is called energy loss। अब कह देंगे हम एनर्जी लॉस कितना हुआ, एनर्जी लॉस कितना हुआ। तो एनर्जी लॉस ऊर्जा हानि, कौन सी ऊर्जा हानि है भाई, गतिज ऊर्जा की। ऊर्जा हानि डेल्टा के बराबर ki में से kf घटा दो, क्यों ki ज़्यादा है, उसमें से kf घटा दो। ki का मान कितना था देखो, ki का मान कितना था। अब ऊर्जा हानि देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी 1/2 m1 u1 का स्क्वायर। ये याद होना चाहिए, ये पहला टक्कर, ये पहला पार्टिकल जिसकी स्पीड u1, दूसरा तो रेस्ट में है इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा 0 है, तो अकेले इसकी ही गतिज ऊर्जा आएगी 1/2 m1 u1 का स्क्वायर। ये पहले, ये कोलिजन से पहले की स्थिति है। माइनस कोलिजन के बाद तो दोनों पार्टिकल चिपक जाते हैं ऐसे, और चिपक कर v वेलोसिटी से गति करते हैं, इसलिए इन दोनों का मास कितना हो गया m1 प्लस m2, दोनों का मास। स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है, v स्क्वायर। तो डेल्टा k बराबर 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस 1/2
m1 प्लस m2, v की जगह मेरे पास है m1 u1 बट्टा m1 प्लस m2, उसका भी होल स्क्वायर। याद करो बच्चों, मैंने v का मान लिखा था m1 u1 प्लस m2 u2 बट्टा m1 प्लस m2, ये सूत्र लिखा था, जिसमें u2 का मान तो 0 है इसलिए ये टर्म तो हटा दी, तो v का मान कितना बच गया, m1 u1 बट्टा m1 प्लस m2, उसका होल स्क्वायर कर दिया। 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस 1/2, ये एक पावर में है, यहाँ ये होल स्क्वायर हो रहा है ढंग से देखो तो ऊपर, और इसका स्क्वायर कर दो तो m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर बट्टा में 1 बच जाएगा पावर में, ऊपर वाला ये कट गया, डेल्टा के कौन इसमें कॉमन कुछ निकल रहा है, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, 1 माइनस, अरे यार गलत होता जा रहा है, इधर बच गया m1 बट्टा m1 प्लस m2। देखो m1 एक बार निकल गया, u1 का स्क्वायर भी बाहर निकल गया, 1/2 भी बाहर निकल गया, पहले वाले की जगह तो 1 बचेगा, दूसरे वाली जगह m1 बट्टा m1 प्लस m2 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग ये बात कह देंगे कि m1 बट्टा m1 प्लस m2 का जितना मान आएगा वो इसमें से घटा दो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से गुणा होते ही उसका मान कम आ जाएगा। तो हम ये जो सूत्र है ये इसका मान में हम निकाल सकते हैं। अगर मैं कह दूं कि दोनों पार्टिकल बराबर मास के हैं तो हाफ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में आधा फर्क आ जाएगा। इफ़ इसमें एक लाइन और लिख दो कि m1 बराबर m2 हो, तो यहाँ देखो m1 और m2 दोनों बराबर रख दे, ऊपर m1 है, 1/2 बचेगा, 1/2 इस एक में से घटाऊंगा तो वापस 1/2 बचेगा, तो डेल्टा k का मान बच जाएगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2, क्योंकि ये तो m1 प्लस m2 2m1 हो गया, ऊपर हो गया m1 से m1 कैंसिल, आंसर आ गया 1/2 ऑफ KI। कितना अंतर आएगा देखो, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी उसकी आधी गतिज ऊर्जा ही रहेगी सेकेंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये था हमारा हेड ऑन कोलिजन इनइलास्टिक। इसके बाद इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे, वो भी 2 डायमेंशनल। ठीक है,